कोई भी किरदार हो, पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती हैं। गहन सघन मनमोहक बनकर मुझको आज पाते हैं, किंतु किए थे वादे में मुझको याद वो आते हैं। अभी कहाँ विश्राम, मुझे यह मूक निमंत्रण छलना है, और अभी तो यारो मिलो मुझको, मिलो मुझको, मिलो मुझको, मिलो मुझको चलना है, मिलो मुझको चलना है। नमस्कार, द नगरी मीडिया के एक खास पेशकश गेस्ट इन द नगरी में आपका स्वागत है। देखिए, ये जो खास कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम उन शख्सियत से आपको मिलाएंगे जिन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए तमाम मुश्किलों को पार करते हुए सफलता हासिल की है। और आज के हमारे खास गेस्ट हैं सीनियर आरएएस जीएल शर्मा। देखिए, ये नाम लगभग सब लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये नाम वो है जिसने न सिर्फ संघर्ष किया, बल्कि वो संघर्ष भगवान श्री राम के वनवास से भी लंबा रहा, क्योंकि 17 साल तक लगातार संघर्ष करने के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी मंजिल को पाया। तो बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, संघर्ष, जब भी संघर्ष नाम आता है तो कदम अपने आप पीछे की ओर खिंचते चले जाते हैं। आपका संघर्ष 17 साल, बहुत लंबा, लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई ऐसी रुकावटें जिन्होंने कदमों को रोका होगा। बिल्कुल ललित, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आपकी पूरी टीम का, नगरी टीम का। एजुकेशन नगरी, द नगरी न्यूज़, वंडरफुल नेम। और बहुत जल्दी आपने इतनी ऊंचाइयों को छुआ है, इतने व्यूज आए हैं। मैं देख रहा था तब तो बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि आपके युवाओं की जो फौज है वो क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ किया जा सकता है। एंड टुडे द वॉइस ऑफ यूथ इज द वॉइस ऑफ भारत, इन फैक्ट। बिल्कुल सर। मेरे संघर्ष की कहानी वैसे तो लंबी है, लेकिन हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। बिल्कुल। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मुझे लिखने का शौक था। मैंने एमएसजे कॉलेज भरतपुर से अपनी बीएससी की, वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे, निबंध प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, मैं लिखता था, मैं प्रथम भी आया। स्कूलिंग में भी मैं पूरे स्टेट में प्रथम आया था, फर्स्ट। एक विज्ञान मेला हुआ करता था, मेरे पास साइंस मैथ्स थी, तो विज्ञान मेले में एक प्रतियोगिता होती थी, निबंध प्रतियोगिता। हम लोग बीकानेर गए, अलवर में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया, फिर हम लोग बीकानेर गए तो स्टेट में मैं फर्स्ट आया। उस समय हरदेव जी जोशी साहब सीएम थे, बीडी कल्ला साहब उस समय शिक्षा मंत्री थे। बिल्कुल। उनके हाथों से मैंने 86-87 की बात है, 87 में वहाँ पर एक सोलर कुकर मुझे मिला, इतना बड़ा, गिफ्ट में, फर्स्ट प्राइज। तो वहाँ भी मेरे गुरुजी थे गुप्ता जी, उनसे मैंने पूछा कि साहब ये सीएम साहब हैं, मंत्री हैं, क्लोजिंग सेरेमनी में वो लोग आए, तो कुछ ऑफिसर्स वहाँ बड़े जेंटलमैन ऐसे इधर उधर घूमते थे, उन्होंने कहा ये सेक्रेटरी हैं एजुकेशन वाले, ये डायरेक्टर हैं एजुकेशन वाले। तो मैंने कहा ये कौन होते हैं, ये मास्टर होते हैं क्या? उन्होंने कहा, हम उस समय ऐसे ही कहते थे मास्टर, जब 9th-10th में पढ़ते थे। तो उनका नहीं, मास्टर ने आईएएस आरएएस होते हैं, ये शब्द मैंने उस समय सुना। फिर हम कॉलेज में गए ग्रेजुएशन करने। तो क्या उसी समय उस शब्द ने घर कर दिया हाँ, दिल तो में? मुझे लग रहा है कि आईएएस, मतलब आईएएस नहीं बोलते थे, आईएएस आरएस, केवल इतना ही। हमें ये पता नहीं था कि व्हाट फॉर आईएएस स्टैंड फॉर व्हाट, उस समय नहीं था पता। जब हम कॉलेज गए तो हमने प्रतियोगिता दर्पण, एक मैगजीन आती थी, बिल्कुल। बच्चे पढ़ते थे, मुझे चूंकि निबंध लिखने का शौक था तो उस समय मैं उसमें से भी निबंध ढूंढता था। एक प्रतियोगिता उसमें मैगजीन में होती थी, उस समय 51 रुपए, 101 रुपए, 151 रुपए फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिलते थे, और फोटो छपता था। तो मैं निबंध लिखने लगा, उनको भेजने लगा बाई पोस्ट। किस्मत से कई बार मैं फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, और मुझे वो पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से वो अवार्ड पैसा मिलता था। और गांव में जब पोस्टमैन आता था पोस्टल ऑर्डर लेकर के, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, इट साउंड गुड, और बहुत मोटिवेशन होता था। तो ये जो एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, जो उसमें ग्रोइंग हो रहा है, वो वहाँ अपना सोशलाइजेशन कर रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, परिवार में, शैक्षणिक संस्थाओं में। तो वो एक क्लिक होता है जिसको अपन इग्निशन भी कह सकते हैं। तो मुझे, जब मैं कॉलेज में गया तो मैं पूछता था हमारे सीनियर से कि ये यार आईएएस आरएएस, उन्होंने कहा नहीं, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। फिर हम जब बुक सेलर पे जाते थे तो जीके की किताब हमें मिली, कौन क्या भारत, उपकार प्रकाशन की, सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन, ऐसी ठीक साइजेबल बुक आती थी, और प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन आती थी मंथली। हमने पढ़ना शुरू किया, हमें पता लगा, एब्रिविएशंस पता लगे, जीके का एक बड़ा पार्ट होता है जनरल नॉलेज, जिसमें विश्व के सभी देश आते हैं, हमारे प्रदेश आते हैं, ये सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ते गए तो इंटरेस्ट आता गया। और उस समय हमने दिमाग में सोच लिया
कि हमारा जो रास्ता है, हमारा जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, वो कहीं ना कहीं आईएएस आईआरएस की तरफ है और वही हमें बनना है। लेकिन समय के थपेड़े कुछ अलग ही कह रहे थे। मुझे बीच में जॉब करना पड़ा। मैंने नर्सिंग की शिक्षा ली, मेडिकल हेल्थ में मैं गया, मैंने जॉब किया, ज्वाइन कर लिया, लगातार मैं तैयारी करता रहा। इस बीच में मैंने एक आईएफएस का भी एग्जाम होता है यूपीएससी से, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो ऑल इंडिया सर्विस भी होती है। यूपीएससी मैंने दिया और आईएफएससी स्पेशल दिया क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था मेरा। उसमें भी मैं अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाया और उसके बाद जॉब करते 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 मैं तैयारी करता रहा। मैंने आरएस का दिया, सबसे पहले 98 में मैंने इंटरव्यू दिया आरएस का, मैं सेलेक्ट हुआ सबऑर्डिनेट सर्विसेज में। मुझे लगा कि ये मेरी मंजिल तो नहीं है, चलिए देखते हैं। एक्सटेंशन लिया, दोबारा दिया, फिर सबऑर्डिनेट में हुआ, फिर तीसरी बार दिया, फिर सबऑर्डिनेट में हुआ। फिर मैंने राजस्थान एक्साइज सर्विस ज्वाइन की, उसमें मैं 10-11 वर्ष रहा। 10-11 फिर मैंने दिया, फिर और भी जगह होता रहा, फिर कॉमर्शियल टैक्सेशन में मेरा सिलेक्शन हुआ, वो मैंने ज्वाइन किया, 2 साल मैंने उसमें नौकरी की। अंतिम रूप से 7वें चांस में जब मैंने 7वां इंटरव्यू दिया आरएस का, उस समय मुझे प्रॉपर आरएस मिला, जर्नल में मेरी 9th रैंक आई और मुझे लगता है कि मेरा जो एक सपना था, एक ड्रीम था, वो ट्रू हुआ, वो सच हुआ। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ये कैसे हो पाया, इसके पीछे 2 चीजें हैं। जी सर। एक तो ये मैं मानता हूं कि किसी ने सही कहा है, मुझे शायर का नाम याद नहीं है, कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपनों में जान होती और परों से कुछ नहीं होता। पर यानी पंख यानी संसाधन, रिसोर्सेज। है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल। ये बिल्कुल पक्की बात है। हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, मैं एक बिल्कुल साधारण गांव में पैदा हुआ, खेती बाड़ी थी, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े। 6ठी कक्षा में मैंने अंग्रेजी की ABCD शुरू की पढ़ने में, और बहुत ही मतलब बिल्कुल लोअर, मैं मिडिल क्लास भी नहीं कहूँगा, हम तो बिल्कुल एकदम, पिताजी खेती बाड़ी करते थे, पूजा पाठ करते थे, उनकी पटवारी की नौकरी लगी, उसको छोड़ के आ गए, ताऊ जी हमारे पटवारी थे, और फिर हम लोग बड़े संघर्ष के साथ, बड़ी बड़ी सिस्टर हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। मतलब निश्चित तौर पर मुफलिसी में जीवन निकला और संघर्ष में निकला और कठिनाइयों में निकला, उन जटिलताओं से निकले और फिर आगे धीरे 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 आगे हम बढ़ते गए। और फिर ये बात भी सच है कि सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो, और किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। बहुत बढ़िया। जब मैं मेरी PhD कर रहा था तो मेरी सोशियोलॉजी में MA हुआ, मैंने नेट किया, सेलेक्ट किया, फिर मैं PhD कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं हिंदी मीडियम में लिखता हूँ मेरी थीसिस। तो मुझे मजा नहीं आया, मेरा टॉपिक ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिज्म कुछ ऐसा था, तो सारी सामग्री इंग्लिश में थी। एक वाक्य और बताऊंगा आपको, बिल्कुल। इंग्लिश का ही उसी दौरान का है ये। तो मैं तैयारी कर रहा था कि मैं मैटर इंग्लिश में, हिंदी में मैं इकट्ठा कर लूं और फिर अपनी थीसिस में लिखूंगा। इस दौरान मैं आरएस के लिए इंग्लिश पढ़ता था, हम लोगों ने कोचिंग भी की, ट्यूशन भी पढ़ा, कोशिश की, नौकरी के साथ साथ हम लोग तैयारी करते थे। तो प्रोफेसर SC सिंह हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में HOD थे इंग्लिश के, 96 में मैं उनसे पढ़ने जाता था, घर पे पढ़ाते थे वो ट्यूशन। हमने देखा कि हर विषय को आप परफेक्ट करो, परफेक्शन जब तक नहीं लाओगे, जब तक उस मुकाम पर आप नहीं पहुंच सकते, जो सपना देखा है वो पूरा नहीं होगा। तो हम लिखते थे, एक लड़की थी हमारे पास में बैठती, तो इंग्लिश में MA थी, हमें लगता है कुछ, मतलब मैंने भी इंग्लिश में MA किया बाद में, तो कि मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता था कि इसमें एलिजिबिलिटी इंग्लिश की कुछ ज्यादा है। तो वो एक दिन एब्सेंट हुई, तो मेरा रजिस्टर वो लेके गई कि सर आप अपना रजिस्टर दे दीजिए, मैं 2 दिन एब्सेंट थी, तो आप, मैं नोट्स उतारूंगी। मेरे रजिस्टर में ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। आज भी मैं बच्चों से पूछता हूँ तो उनसे कहता हूँ भाई तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारे दिमाग में रहता है भाई ग्रामर मैंने सही लिखा है, क्योंकि टीचर भी चेक नहीं करता, कई टीचर भी उसको गलत बता करके और सही मान लेते हैं। तो ग्रामर की स्पेलिंग उसमें लिखी हुई थी, MER, क्योंकि जनरली आप किसी से पूछो तो MER ही बताया, उसमें लिखी हुई थी, और मेरे भी अनकॉन्शियस माइंड में ये था कि ग्रामर की स्पेलिंग सही है। तो वो उसने पेंसिल से उसको गोला कर दिया, 1-2 और स्पेलिंग भी कुछ कहीं एरर्स थी, A और E की, तो उसने गोला कर दिया। उसने दूसरे दिन मुझे दे दिया। मैं जब वापस घर गया तो मैं तो अपने नोट्स बना रहा था, तो मैंने उसके पेंसिल के गोले देखे, तो मैंने उसको कहा कि तुमने गोले क्यों लगाए। उस समय भी मैं श्योर था कि मेरी स्पेलिंग सही है, मैं ठीक हूँ। जब वो उसने कहा कि सर ये ग्रामर की स्पेलिंग गलत है। अच्छा, डिक्शनरी मैं शुरू से रखता था, तो उसके बाद उस समय ये गूगल ये तुरंत होते नहीं थे, फोन ही नहीं थे, इनफैक्ट मोबाइल ही निकालनी पड़ती थी वो बड़ी सारी। तो मैं घर गया, मेरे पास नीली भार्गव की डिक्शनरी थी, उसको चेक किया, आई वाज शॉक्ड कि यार हम इतने दिनों से गलत, हम आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज राजस्थान की
हाँ। और हमको ग्रामर की स्पेलिंग नहीं आती। धिक्कार है, ये क्या है? तो मुझे 2-4 दिन तक नींद नहीं आई और मैं इस बात को सोचता रहा कि इंग्लिश को कैसे किया जाए सही। मैंने तय किया कि आज के बाद जो भी परीक्षा दूंगा उसमें मीडियम इंग्लिश रखूंगा, जो लिखूंगा वो इंग्लिश में लिखूंगा, मेरी पीएचडी की थीसिस में इंग्लिश में लिखूंगा। ये वही दौर था जब पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो गया था और हम लोग तैयारी करते थे रिसर्च की। तो मैंने उसके बाद एलएलबी इंग्लिश मीडियम में किया, एलएलएम किया, पीएचडी मेरी इंग्लिश में की, थीसिस लिखा और उसके बाद तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, इंग्लिश में बुक्स भी लिखी और सब कुछ संभव है। लेकिन मैंने कहा ना कि सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, कठिनाइयां तो आती हैं। सर देखिए, स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा जो आज के टाइम में वर्तमान दौर में पेशेंस वो बहुत कम है। एक असफलता उसे तोड़ के रख देती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर मेहनत की है तो फल मिलेगा। बिल्कुल। यहां आपने पेशेंस क्योसेंट आपने बताया कि धैर्य, मैं 4 शब्दों को यूज करूंगा। हम पहले ये मानते थे कि भाई आईक्यू जो है, इंटेलिजेंस क्योसेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिसका आईक्यू आइंस्टीन का बहुत ज्यादा था, ये था। जिनका बच्चों का आईक्यू अच्छा होता है वो ब्रिलियंट होते हैं, जिनका नहीं है वो ब्रिलियंट कम होते हैं। अब सीन चेंज हो गया है। आईक्यू बिने और साइमन ने उस समय दिया था कॉन्सेप्ट, और आईक्यू का फॉर्मूला होता था, निकालते थे। अब आईक्यू वाले बच्चे इतने सक्सेस नहीं हो रहे। अगर आपको जीवन में के हर क्षेत्र में, हर पायदान पर, हर स्टेप पर आपको सक्सेस लेनी है जीवन में, तो और भी हैं क्योसेंट। कौन कौन से हैं? ईक्यू, इमोशनल क्योसेंट। डेनियल गोलमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया 94 में, और उन्होंने लिखा वर्क विद ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस उसका नाम दिया। मतलब पुट योरसेल्फ इन अदर शूज, कहते हैं ना, जाके पैर ना फटी हुई भाई वो क्या जाने पीर पड़ाई। आप अगर अपने आप को दूसरे के स्थान पर रख के देखेंगे तो आप समझेंगे कि यार इसकी दिक्कत क्या है। तो खास तौर से राजनीति में, खास तौर से प्रशासन में, शासन में इस बात की सख्त आवश्यकता है कि प्रशासक अपने आप को उस व्यक्ति के स्थान पर रख के देखे जो पीड़ित है, जो अभावग्रस्त है, जिसको जरूरत है कहीं ना कहीं मदद की। हम उसकी जगह अपने आप को रखेंगे तो उसकी महसूस करेंगे, उसकी कठिनाई को, उसकी परिस्थिति को, उसकी समस्या को। नहीं तो आप महसूस ही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। दैट इज ईक्यू, इमोशनल क्योसेंट, सिंपैथी, एम्पैथी। ऐसे ही पीक्यू आपने बात की, पेशेंस क्योसेंट, धैर्य बुद्धि लब्धि। अगर किसी में धैर्य नहीं है, बहुत आजकल के युवा क्या करते हैं, शॉर्ट टेम्परामेंट और बहुत शॉर्टकट में वो सफलता के पायदान पर चढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत ज्यादा। आपकी मान लीजिए छत है, इस पर सेकंड स्टोरी है, आपको चढ़ना है, कैसे जाओगे आप? स्टेयर से जाएंगे, सीढ़ियों से जाओगे। बिल्कुल। पूरी छत पर चढ़ने के लिए 10-15 सीढ़ियां होंगी, आराम 8-10 तो होंगी है। केवल एक सीढ़ी में ऊपर नहीं चढ़ सकते, नहीं पहुंच सकते। 10 फीट 12 फीट की हाइट होती है छत की। लेकिन युवा बिना सीढ़ियों के चढ़ना चाहता है, वो जंप करना चाहता है। इजंट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं। तो मैं युवाओं से कह रहा हूं, तो पीक्यू हो गया पेशेंस क्योसेंट, एक और है सोशल क्योसेंट और स्पिरिचुअल क्योसेंट भी अभी चल रहा है। मतलब आपकी सोशल जो एक इमेज है और सोशल आपका इंटरेक्शन है वो भी हेल्दी होना चाहिए। वो नहीं है तो आपके परिवार में दिक्कत होगी, आपके साथ समाज में दिक्कत होगी, समुदाय में दिक्कत होगी। आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे तो आपके टेंशन होगा, लोगों का टेंशन होगा, और आप समस्याओं से कॉप अप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। और समाज के साथ में कॉप अप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। ये सारी चीजें हैं। तो वो जो जंप है, अब बिना सीढ़ियों के अगर ऊपर जाएगा तो गिरेगा ही गिरेगा, और वो ऐसा गिरेगा कि उसमें चोट भी लगती है। तो कई बार जंप लगा के चढ़ भी जाते हैं, बिरले बिरले होते हैं जो चढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपनी जड़ मजबूत करनी है, अगर आपको अच्छे से अपने मुकाम को पाना है और फिर सफल होना है, एक प्रशासनिक पद पाना, उस तक जाना, परीक्षा में पास होना, उसको प्राप्त कर लेना, ये एक अलग बात है, और उसको उसी शिद्दत के साथ निभाना ये एक दूसरी बात है। तो आपको निभाना जब है तो वो तभी आप निभा पाएंगे जब आपके पास आईक्यू के साथ ईक्यू है, पीक्यू है और एसक्यू है, तभी आप निभा पाएंगे। बहुत बढ़िया, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। सर मेरे कुछ साथी भी हैं जो, क्योंकि अब आप आए हो तो सवाल जवाब वाह वाह बिल्कुल वो भी जरूरी है। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये था कि लगातार जो आज के युवा हैं या अभ्यर्थी हैं वो शॉर्टकट अपना रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कहीं ना कहीं जो सफलता है वो उस समय नहीं मिल पाती है, लेकिन वो एंड में उनको प्रॉब्लम में डाल देती है। क्या विशेष संदेश रहने वाला है आपको, जो युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर या फिर जो प्रतियोगी परीक्षा हैं, क्या विशेष संदेश देंगे सर? 2 बातें मैं बताऊंगा। एक तो क्या होता है कि हम हमारा आत्म अवलोकन नहीं करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। हमारे पहले राष्ट्र कवि
पंडित सोहनलाल द्विवेदी, जिन्होंने एक कविता लिखी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसका एक स्टैंजा है लास्ट में, जो लिखते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बहुत बढ़िया। जो बच्चे असफल होने के बाद डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, अपने आप को ऐसा कर लेते हैं कि मिटाने की ठान लेते हैं, और बहुत इसी सारे तरह से ऐसे सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ रही है। बहुत बढ़ रही है। ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों, असफलता एक चुनौती है। आप जब खुद फील करेंगे ना, आप देखेंगे आपने कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, आपने कहाँ कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं की, और आप उसको सुधार सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। एफर्ट्स आपको करने होंगे और सुधार और दोबारा अटेम्प्ट करो। और किसी परीक्षा को पास करना ही जीवन नहीं है। लाइफ इज समथिंग डिफरेंट। अब एक चीज और बताऊं मैं, यहां एक बार इनका जवाब मैं दे दूं असफलता वाला। तो आपको क्या करना है कि आपको एक तो आत्मावलोकन करना है बच्चों को, और देखना है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात करनी है वो ये है कि अगर आपकी रुचि का वो काम नहीं है, 3 इडियट्स हमने देखी, चर्चा भी कर रहे थे हम लोग, बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए, हर युवा को देखनी चाहिए। आपके मन में, आपके दिमाग में आपकी रुचि, आपकी अभिरुचि, आपकी अभिव्यक्ति, आपकी एप्टीट्यूड, आपका ओरिएंटेशन जिस लाइन का है, जिस विषय से संबंधित है, अगर आप काम भी उसी विषय से संबंधित करेंगे तो निश्चित तौर पर आप रुचि लेके करेंगे, आप उसमें डूब के करेंगे, बिल्कुल 100% अपना देंगे, और आपका आउटपुट भी 100% आएगा। और अगर आपका रुचि का काम नहीं है और आप पर थोप दिया गया है, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही है। करेंगे, कुछ सफल हो जाएंगे पार्शियली, जैसे तैसे, और धक्के से चलेगी गाड़ी। हाँ। आपका ध्यान तो दूसरी तरफ है, आपकी हॉबी दूसरी है, आपका मन दूसरी तरफ लगता है, आपका उसमें मन ही नहीं लग रहा। बिल्कुल सही तो मैं है। बच्चों से कह रहा हूं, और गार्जियन से स्पेशली कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि जिन बच्चों की जैसी रुचि है, हॉबी है, जिस क्षेत्र में अपने कैरियर को तलाशना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको करने दीजिए। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग ऑरा होता है, हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं हो सकती, तो थोपे नहीं, उनको करने दें। तो सर आप ऐसी मोटिवेटिव टिप्स क्या देना चाहते हैं लोगों को कि जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर कोई पास नहीं कर पाया, तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए कैसे मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को? देखिए, मैंने 7 अटेम्प्ट दिए आईएएस आरएस के, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, 7 में ही मैं सेलेक्ट हुआ था। अलाइड सर्विसेज में हुआ, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज होती है, और जो टॉप लोग आते हैं, जैसे 50 वैकेंसी 70 वैकेंसी आरएस की हैं, तो टॉप 70 जो आएंगे वो आरएस बनेंगे। उसके नीचे फिर आरटीएस बनेंगे, फिर आरपीएस बनेंगे, अकाउंट्स में बनेंगे, जीटीओ बनेंगे, कोऑपरेटिव में आएंगे, कॉमर्शियल टैक्सेशन में आएंगे। अलग अलग सर्विसेज होती हैं, करीब 30 35 40 सर्विसेज होती हैं, स्टेट सर्विस और सबऑर्डिनेट सर्विस। मेरा ये मानना है कि हर बच्चे को अपना प्लान बी जरूर रखना चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, और कईयों को प्लान सी भी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत चीजें बहुत सर्टेन नहीं होती है। आप कुछ कर रहे हैं, अच्छा है, आपको सफलता मिलेगी, बहुत अच्छा है, लेकिन आवश्यक नहीं। आजकल कट थ्रोट कंपटीशन है, बिल्कुल है। बहुत लोगों का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। आप आज असफल हो गए, कल आप एग्जाम देंगे, तो कल लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा और कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो आप कैसे उसके साथ कॉम्पीट कर पाओगे? तो आपके पास एक प्लान बी भी रहना चाहिए, कि जैसे मेरे पास था, मैं नौकरी में लग गया, मैं नौकरी में आ गया, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दिया इंटरव्यू, मैंने एलएलबी की तो मैंने आरजेएस का भी इंटरव्यू दिया 2 बार आरपीएससी में, तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास प्लान बी था। मैं नौकरी में था तो मैं ये था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है, तो मैं डटा रहा। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल बेरोजगार होते हैं और जब आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको प्लान बी रखना चाहिए। कहीं आप सेटल्ड हो जाएं, प्राइवेट, सरकारी, ट्यूशन, जो भी है, बहुत सारी लाइनें हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये एक धारणा नहीं बन गई, नौकरी लगोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, ये खुद अपने आप ही सोच लेते हैं, पढ़ाई बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली ये होता है। सब बच्चे कहते हैं नहीं, एक ही काम होगा हमसे। ऐसा नहीं होता है। दिस इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके पास आपका पर्सनल मैनेजमेंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए कि मुझे 6 7 8 घंटे अपने कंसंट्रेशन के साथ इसमें पढ़ाई में देना है, इसकी तैयारी में देना है, इस काम में देना है, तो आप उसको दीजिए, अच्छे से दीजिए और मन के साथ दीजिए। मैंने कहा कि अगर रुचि का काम है तो ही करोगे। जो बच्चे ये अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हर कोई उसकी तैयारी कर रहा है,
जैसे उसकी सहेली है या उसका उसका फ्रेंड है, पीयर ग्रुप में कोई बच्चा है, रिलेटिव में कोई बच्चा है, वो आईआईटी कर रहा है, पीएमटी कर रहा है, नीट कर रहा है, तो वो भी कर रहा है। वो बैंक अरे में भाई, कर रहा है अगर तो बैंक में आपका कर रहा है। आपका इंजीनियर बनने का ओरिएंटेशन नहीं है, हम्म। तो व्हाई यू आर गोइंग टुवर्ड्स द इंजीनियर्स? आप रुकिए, आपको आर्टिस्टिक है, आपकी फोटोग्राफी है, आपको मीडिया में जाना है, आपको बहुत सारे स्किल्ड है, तो आप स्किल में बात करें, उसमें जाएं, उसमें सोचें, उसमें कैरियर देखिए। स्पोर्ट्स में कितना अच्छा कैरियर है। मैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रहा, बहुत मोटिवेट करता था बच्चों को। और स्पोर्ट्स में तो इतनी जबरदस्त पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट की इतनी अच्छी पॉलिसीज है। आउट ऑफ टर्न भी नौकरी भी मिल रही है आपको, अब तो नौकरी आप मिल स्पोर्ट्स रही का भी काम करते जाइए। तो आपकी जो रुचि है ना, उसके अनुसार ही आपको काम करना चाहिए। है। ये विशेष रूप से मेरा आग्रह है सबसे। एक सवाल है मेरा, आप ही से आपने कई साहित्य भी किताबें भी लिखी हैं, प्रकाशित भी हुई हैं, लेकिन गणित के पेचीदा सवालों से घिरा हुआ व्यक्ति साहित्य की तरफ क्यों अग्रसर हुआ? उसके पीछे क्या कारण रहा ऐसा? क्योंकि ऐसा माना जाता है आमतौर पर कि गणित से जुड़ा हुआ या जो मैथमेटिक्स होती है, या फिर जो कहें कि जीव विज्ञान हो गया, फिजिक्स हो गई, वो आमतौर पर साहित्य से जुड़े हुए नहीं रहते। लेकिन आप किस तरह से साहित्य से जुड़े, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी हो सकती है। जबरदस्त प्रश्न पूछा है। मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड मेरा रहा। जब मैंने बताया कि मैं निबंध प्रतियोगिता में मेरी रुचि थी लिखने की, पढ़ने की, तो मैं जब भाग लिया मैंने, तो मेरा लेखन ठीक ठीक था। इस कारण मैं कई 1-2 दर्जन किताबें भी लिख पाया, कुछ किताबों को राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला। तो मुझे लगा कि ये मैथमेटिक्स जो है, ये सवालों की जो पहेली हैं, ये आपने सीख ली, आपका दिमाग खुल गया, आप रैशनलाइज हो गए, आप तार्किक हो गए, दैट इज ओके। लेकिन अब आपकी लाइफ में मैथ्स कहाँ काम आएगी? तो मुझे लगता नहीं था कि ज़्यादा आपके ये काम आने वाली है। मुझे लगता था कि आपकी जो लेखन है, आपकी जो आप जो लिख रहे हैं, ये एक अमिट है, ये शाश्वत पूंजी है आपकी। आप लिखो इसको, और लिखो और इसको अच्छे से आप उस रूप में इसको परफेक्शन लेके आओ कि पढ़ने वाले को अच्छा लगे, कुछ वो इससे सीखे, कुछ भाषा का ऐसा बहाव हो, प्रवाह हो कि आपकी अभिव्यक्ति उसको समझ में आए कि आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे मैंने सामाजिक मुद्दे किताब लिखी, 100 से ज्यादा उसमें मुद्दे हैं। किसी व्यक्ति को पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता जिसकी बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उसको समझना है। तो मैंने लिखा कि ये शब्द ही गलत है। सेकुलरिज्म जो है उसकी हिंदी है पंथ निरपेक्षता, हम कहते हैं धर्म निरपेक्षता, क्योंकि धर्म तो हमारे पुरुषार्थ थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का मतलब रिलीजन कभी नहीं था। धर्म का इंग्लिश में ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं है। धर्म तो धर्म है। धर्म मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वर्च्यूज, सद्गुण, ये है धर्म। भाई हम कहते हैं भाई तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा अपना अपना धर्म निभाओ, राजधर्म निभाओ, ये वाला धर्म निभाओ, सामाजिक धर्म निभाओ, मतलब अपनी ड्यूटी निभाओ। हम कहते हैं कि धर्म का रिलीजन। तो धर्म निरपेक्ष जैसी चीज तो हो ही नहीं सकती, पंथ निरपेक्ष हो सकती है। तो पंथ संप्रदाय को इंग्लिश में रिलीजन कह सकते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। दैट्स व्हाई आई कन्वर्टेड टुवर्ड्स द लिटरेचर फ्रॉम द मैथमेटिक्स। कि मेरे को लगा कि यार आपको मैथमेटिक्स जो है ये आम जीवन में कैसे काम आएगी, आम जीवन में आपके साहित्य काम आने वाला है। और मैं हमेशा नॉन फिक्शन लिखता हूँ, इंफॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, मतलब जो चीजें कहीं यूज आए। फिक्शन तो आपकी इमेजरी होती है, एक काल्पनिक चीजें होती हैं। आपने नाटक लिख दिया, आपने कोई नॉवल लिख दिया, उपन्यास लिख दिया, वो आपकी एक फिक्शन है, आपके दिमाग की उपज है, कल्पना है। वो कल्पना वास्तविक जीवन से बिल्कुल अलग है, उसका यथार्थ से कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। तो मैं यथार्थवादी चीजें ज्यादा लिखने में मेरा विश्वास है। तो मैंने क्रिमिनोलॉजी पर किताब लिखी, सोशल इश्यूज पर लिखी, और मोटिवेशनल बुक लिखी, आप भी बन सकते हैं, आरिस्टो पर। और मुझे लगा कि आपके लेखन से आप कुछ ना कुछ समाज को दे सकते हो, जो आपके जहन में है, जो आपने जिया है, जो आपने किया है जीवन में, वो कहीं ना कहीं समाज के काम आए। क्योंकि शेयरिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। आप बांटिए, जितना आप बांटेंगे उतना ज्यादा फलीभूत होगा, उतना ही फलीभूत होगी। तो सर आपने अभी बताया कि आपने एक किताब लिखी कि आप भी बन सकते हैं आईएएस टॉपर, तो आरएस टॉपर सॉरी। तो एक शकील आजमी साहब का शेर है कि हार जब होती है जब मान लिया जाता है, जब जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। तो एक गांव के एक देहाती लड़के ने ऐसा क्या ठाना कि आज वो आरएस टॉपर बने, मतलब हाँ, मैं सिलेक्शन टॉपर हुआ, तो नहीं बना, लेकिन मेरी क्या ठीक ठीक कहानी रैंक रही? आई और मैं आरएस प्रॉपर बन गया। और ये मेरा सपना था जो पूरा हुआ। हर किसी युवा का सपना पूरा हो सकता है, बशर्ते वो अच्छे से इस बात को ठान ले, उसको जिए, उसमें डूबे,
मुझे याद है, मुझे 2:30 बज जाता था रात के, पढ़ता रहता था। मेरी पत्नी कहती थी कि आप खाना खा लीजिए, तो मैंने खा तो लिया कि नहीं खाया। एक घटना और बताऊं कि मैं पढ़ रहा था लगातार और मैंने खाना खा लिया था 8-9 बजे ही, और खा के और मैंने थाली रख दी थी और खाना खा चुका था। 12:30-1 बज गया तो मुझे याद आया कि यार अरे खाना तो खाना है। तो मैंने वाइफ को जगाया, मैं भाई खाना तो खिला दो। यार खा तो लिया आपने। दोनों बातें, मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैं डूब रहा था, डूब रहे। मैं मेरी पढ़ाई और मुझे मेरा लक्ष्य था, उसमें बीच में खाना वाना कुछ नहीं आते। ये चीजें, ये खाली एक लाइफ की ऐसी चीजें हैं जो गौण चीजें थी, ये प्राथमिकता नहीं थी। खाना एक फॉर्मेलिटी, खाना है खा लो, तो मुझे पता ही नहीं था मैंने कब खा लिया। मैं उस समय कॉन्शियस नहीं था, सबकॉन्शियसली मैंने खाया, और जब मैं कॉन्शियस हुआ तो मुझे लगा मैंने खाया नहीं है, चलो खा लेते। दैट्स वाई ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो आपका लक्ष्य है जीवन का, उसको पाना बहुत कठिन नहीं होता, बस आपको फोकस करना है। एक एग्जांपल और मैं देता हूं हमेशा, मैंने किताब में भी लिखा है। जैसे फिजिक्स में हम एक्सपेरिमेंट करते थे, एक लेंस होता था कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस होता था मोटा, सूर्य की रोशनी आती थी, टीचर गुरुजी कहते थे कि पेपर है इसको जलाओ। जैसे 10 बच्चे थे हम फिजिक्स में, हमको पेपर देते, धूप में बैठा देते और लेंस से फोकस करना है रोशनी को और इस पेपर को जलाना है। तो मैं देखता कि एक लड़का तो बिल्कुल उसको जला देता था, एक लड़के का पार्शियली कभी कभी थोड़ा जलता और वो लाल लाल हो जाता था, और 5 बच्चों के बिल्कुल नहीं जलते थे, फोकस नहीं कर पाते थे। एक्सपेरिमेंट हो गया, वापस आ गए लैब में, टीचर ने कहा भाई क्या हुआ, कि साहब इसका जल गया, इसका थोड़ा जलाया था, उसका थोड़ा आधा जला है, 5 का बिल्कुल नहीं जला। तो उन्होंने कहा व्हाट इज दिस, मैंने उसको मेरी मोटिवेशन बुक में लिखा, दिस इज द मैजिक ऑफ फोकस। आप अपनी लाइफ में किसी भी काम में, आप मीडिया का काम करते हैं, आप अगर आपका काम के प्रति फोकस नहीं है, आपका कंसंट्रेशन नहीं है, तो काम नहीं हो सकता, पेपर नहीं जल सकता। नहीं। जब आपने सूर्य की रोशनी को कंसंट्रेट होकर के उस लेंस के जरिए उस पर कागज पर फोकस कर दिया एक जगह फिक्स, जब फोकस लगातार होगा तो पेपर जलेगा ही जलेगा, और फोकस नहीं होगा, डामाडोल होगा तो पेपर नहीं जलेगा। नहीं जलेगा वो। ऐसे ही आपका जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो तीर मारते हैं ना वो टारगेट में, वो तीर जब ही आ जाएगा उसमें जब बिल्कुल आप फोकस्ड हो। बिल्कुल। आपको लक्ष्य के प्रति फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक कॉमन सवाल है मेरा कि आजकल का युवा जो है शॉर्टकट अपना रहा है, हर चीज़ में हमें शॉर्टकट चाहिए। चाहे अभी साहित्य की बात हो रही थी तो मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे कवि बनना है लेकिन मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है। हमें तकनीक ने बहुत आगे बनाया लेकिन कहीं ना कहीं तकनीक की वजह से हम हमारी धरातल वाली चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। पहले हम कलम से लिखा करते थे और आज फिर टाइपिंग हुई और आज वॉइस टाइपिंग हो रही है, एआई आ गया है। तो क्या तकनीक की वजह से हम इन चीज़ों से छूटते जा रहे हैं, शॉर्टकट जो अपनाया जा रहा है जिस वजह से हमारी धरातल पे जो चीज़ें हैं वो कम होती जा रही है? अभिजीत, मैंने कहा था आप तो अच्छे कवि भी हैं, आप बड़ा अच्छा चैनल पे करते हैं मेंटरिंग, यू आर ए गुड ऑडिटर। तो अभिजीत, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि भाई शॉर्टकट अपनाना चाह रहा है बच्चा। तो मैंने बताया कि अभी ऐसे लोग हैं जो जम के चलना चाहते हैं, जैसे बुलेट मोटरसाइकिल एकदम जमीन पर जम के चलती है ना, लेकिन बच्चा अब आज का जो युवा है वो उड़ रहा है। एक तो टेक्नोलॉजी ने उसको ऐसा बना दिया, शॉर्ट टेम्परर बना दिया, समय नहीं है, टाइम नहीं है। आप देखेंगे रोड पे जाएंगे, हर कोई उस जेब्रा लाइन, रेड लाइन और वो पीली लाइन से उसको उससे आगे निकलना चाहता है, आगे। बगल से, साइड से। भाई सबको जाना है, हाँ। लेकिन सब लोग एकदम पीछे पीछे सटे हुए हैं, दाएं बाएं कोई भी देखा, गैप रखना रेड नहीं लाइट चाहता, में भी पास। तसल्ली में कोई नहीं है, हाँ। सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये जो रनिंग लाइफ है ना, इसने सब लोगों को ये कर दिया कि जल्दी जल्दी पहुंचिए आप, जल्दी जल्दी पहुंचिए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक डिवियंस है, ये भी एक विचलन है। और ये विचलन क्यों आया है? ये आया है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द इंटरवेंशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी। आपने कहा एआई है, चैट बॉट है, चैट जीटीपी है, जीपीटी क्या होती है, ये सब ये चीजें ऐसी आ गई कि आप डीप फेक वीडियोस बन रहे हैं, बहुत। इसका मिसयूज हो रहा है, यूज भी हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि युवा भी इनके पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है। और मोबाइल तो बहुत बड़ा एटम बम है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं बच्चे लोग, उनसे कह रहा हूँ जो काम की चीजें उनको लो और बंद करके रख दो। काम की चीजें हैं, देखिए गूगल बाबा बहुत हेल्पफुल करता है, और उसके बाद में रख दीजिए। सोशल मीडिया में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत आने वाली है आपको। तो मैं युवाओं को यह संदेश देता हूं कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप करेंगे, आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक शेर भी है कि मैं अपनी मंजिल पाने के लिए जिंदगी भर अपनी मंजिल पाने के लिए पहाड़ों से टकराता रहा, और अम्मा
और अम्मा, कुछ लोग गीली मिट्टी खोदकर मुकाम पा गए। बहुत बढ़िया। क्या होता है, कई बार बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है तो दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं, तो एक बार में टॉप बन गया, हाँ। एक बार में आईएएस आरएएस बन गया, ये क्या हुआ? तो ये कई बार बहुत सारी क्या चीजें होती हैं कि आपकी क्लिक होती है, इग्निशन होता है, आपकी किस्मत भी होती है। एक फैक्टर है डेस्टिनी का, उसको आप भूल नहीं सकते, उसको आप कभी छोड़ नहीं सकते, कभी नहीं छोड़। उसको आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वो क्या है? वो प्योर कोई डेस्टिनी, कोई ऐसा स्पिरिचुअल, कोई सुपर इंस्टीट्यूशन या कोई ऑलमाइटी जैसी चीज सब कुछ है, सब लोग जानते हैं, लेकिन प्योर ऐसा कुछ नहीं है। आपकी किस्मत से ही आपकी हाथ की लाइनें बनती हैं, बिगड़ती हैं, आपकी हॉरोस्कोप भी चेंज हो जाती है, आपके ग्रह भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी होती है, और वो अगर क्लिक कर गई, इग्निशन कर गई, तो आप बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। जहन में लगातार कुछ सवाल आ रहे हैं, हाँ। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे। सबसे पहला सवाल मेरा सर ये था कि आज के ज़माने में जो युवा हैं, वो जब तमाम जो बातें आपने बताई, वो युवाओं को लेकर बताई, शॉर्टकट नहीं करने की बात बताई, लेकिन 6 बार आप असफल हुए, 7वीं बार आपको मंजिल मिली, तो 6 बार में कहीं लगा आपको कि अब छोड़ देना चाहिए? क्योंकि युवा जो है शॉर्टकट अपना रहा आजकल, एक बार भी प्रयास नहीं करना चाहता। तो उस समय क्या आपके माइंड में था, क्या जुनून था, और आज के ज़माने में, आज के समय में आपकी जीत के क्या मायने हैं? मैं आपको बता दूं कि 6 चांस में मैं असफल नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरा अलाइड सर्विसेज में हुआ, नीची रैंक में हुआ, मैं मतलब मैंने ज्वाइन भी किया, तो असफल तो नहीं हुआ, मैं हुआ, लेकिन मैं मेरी पूरा प्रॉपर जो आरएस बनने का जो लक्ष्य था उसको प्राप्त नहीं कर पाया था, वो मैं 7वीं बार में कर पाया। तो बात वहीं आके रुकती है। मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि मेरी परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चे थे, मैं जॉब में भी था, तो आप देख लीजिए कितना समय निकल सकता है। आप पूछ रहे हैं कि आपने कभी ऐसा सोचा कि अब मैं छोड़ दूं? मैंने ये देखा कि मैं जब लास्ट चांस जब दे रहा था और जब मैं बैठा परीक्षा में, तो आधे से ज़्यादा लोग, ऑलमोस्ट 70% लोग या तो मेरे स्टूडेंट थे, या मेरे साथी थे, या मेरे बिल्कुल ऐसे थे कि कुछ तो मेरे दोस्तों के बच्चे थे। तो मुझे मेरे स्टूडेंट ने कहा कि सर अब तो बंद करो, हमारे लिए छोड़िए। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए एक सीट पक्की है, मुझे तो एक ही चाहिए, सीटें बहुत है। बाकी सारी तुम्हारी। तो मेरे कई साथी तो परीक्षा हॉल से वापस आ गए कि यार अब अच्छा नहीं लगता बार बार देना, अब बहुत एज हो गई, हाँ। हम 40 के हो गए और अब छोड़ते हैं। तो मैंने उसको एक बात कही, एक को तो मैं वापस लौटा पाया, परीक्षा हॉल तक ले गया और बाद में वो सेलेक्ट भी हुए सज्जन। मैंने कहा कि यह आपकी एज है, आप एलिजिबल हैं, तो आप कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हो, दिस इज नॉट एन ऑफेंस, टू टेक द एग्जामिनेशन इज नॉट एन ऑफेंस। आप परीक्षा दे रहे हैं, आप एलिजिबल हैं, आपने फॉर्म भरा, आप परीक्षा दे रहे हैं, तो अपराध नहीं है, आप दीजिए। ये आपने तैयारी की होगी तो आप सफल होंगे, नहीं की होगी दूसरा कोई सफल होगा आपकी जगह, तो देने में कहाँ प्रॉब्लम है? तो उसने कहा यार बात तो सही है डॉक्टर साहब, चलते हैं यार। तो मैं उसको ले गया अंदर और हम परीक्षा दे के आए। एक दो निकल गए थे, एक दो तो आए और वापस लौट गए कि यार बड़ी शर्म आती है, अब बार बार दे रहे हैं, इतनी दिनों में दे रहे हैं और अब तो एज हो गई। ऐसे लोग निकल भी गए और वो उनको अफसोस भी होता है। उसी चांस में मैं आरएस बना, उनको अफसोस होता है। मैं कहता था कि तुम मुझसे ज्यादा होशियार और तुम परीक्षा देते तो तुम्हारे पूरे अनुभव का लाभ इस परीक्षा में मिलता और जरूर तुम सफल होते, लेकिन डेस्टिनी को पता नहीं क्या मंजूर था। तो डेस्टिनी का फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी वही है जब आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और कॉन्फिडेंस कब डेवलप होता है? जब आपको नॉलेज होगा, जब आपको चीज़ों में ग्रिप होगी, जब आपकी पूरी तैयारी होगी। पूरी तैयारी होगी तो पूरा कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो सफलता आपके सामने होगी, कोई रोक ही नहीं पाएगा। सर मतलब बहुत हम सोच रहे थे कि 5-10 मिनट का कुछ करें, लेकिन इंटरेस्ट इतना आ रहा है कि मन नहीं कर रहा है कि इस इंटरव्यू को खत्म करें। लेकिन 42 साल की उम्र, 17 साल का संघर्ष, 7वां अटेम्प्ट, जब मंजिल के टॉप पर पहुंचे, वो फीलिंग कैसी थी? निशब्द, ऐसा लग रहा था कि शायद अभी ये कोई सपना ही है, पता नहीं रियलिटी तो पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं क्या है कि उस समय ट्रेवलिंग में था, मैं बस में था, सरकारी रोडवेज की बस में मैं बैठा हुआ था। मेरी पोस्टिंग भिवाड़ी थी, बहरोड भिवाड़ी, और वहाँ से मैं वापस आ रहा था वीकेंड में जयपुर। तो रास्ते में जब रिजल्ट आया रात को 10 साढ़े 9 10 बजे, तो मुझे 2-3 हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आपकी रैंक, किसी ने कहा कि 110वीं रैंक है, फिर उसमें वो लाइन आती है ना, उसमें कॉलम वॉलम में कन्फ्यूजन हो जाता है। किसी ने कहा 65वीं रैंक है, कंवर सिंह जी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि आपकी 65वीं 64वीं रैंक है। फिर उन्होंने देखा कि जनरल वालों की, फिर दोबारा फोन आया कि नहीं आपकी 32वीं रैंक है, 31वीं रैंक है। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि इतनी बार हम रिजल्ट देख चुके थे तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं था, फिर भी मन में अंदर था या पता नहीं क्या हुआ होगा रिजल्ट में। एक और मैं तथ्य आपको बताऊंगा इसके बाद। तो कुल मिला के जनरल में 9th रैंक थी, ओवरऑल 32 रैंक थी, और प्रॉपर
RS मिला, उसमें कोई डाउट ही नहीं था, अच्छी रैंक थी। तो मैं रात को आया तो मैंने कंफर्म किया, कॉलम वगैरह सब देखे और सब, उस समय मोबाइल तो आ ही चुके थे, और फिर वो कंफर्म हो गया कि हाँ हम लोग प्रॉपर RS में सेलेक्ट हो गए हैं। बात यह है कि मेरा इंटरव्यू एकदम अच्छा हुआ था, मुझे उम्मीद थी अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो टॉप 100 लोग हैं या 90 लोग हैं, उनमें सबसे कम इंटरव्यू में मेरे मार्क्स थे। थ्योरी में मैं बड़ा अच्छा था, इसलिए मैं सेलेक्ट हो पाया। इंटरव्यू बोर्ड ने मुझे रिजेक्ट ही कर दिया था, क्योंकि मैंने बहुत कैजुअली इंटरव्यू दिया था कि लास्ट है, ठीक है सिलेक्शन होगा तो ठीक है। मैं सफारी सूट पहन के इंटरव्यू में गया, आर पार की लड़ाई और के मोड़ में गए थे। मैं जब इंटरव्यू देने गया उससे पहले मैं कम से कम 300-400-500 लोगों को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवा चुका था। प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यू लेता था, प्रिपरेशन भी कराता था, गाइड भी करता था, मेंटरिंग भी करता था 400-500 बच्चों को। और उससे पहले भी मेरे कई स्टूडेंट प्रॉपर RS RPS बन चुके थे, IAS बन चुके थे, RGS बन चुके थे। हाँ। तो मुझे कॉन्फिडेंस था, और मेरे नंबर भी अच्छे पहले इंटरव्यू आ चुके थे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट बता रहा हूँ कि आप इंटरव्यू बोर्ड ने भी आपको रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी आपका जुनून था, सपनों में जान थी, तो मंजिल मिली, और डेस्टिनी भी थी, ये भी एक बात होती है। तो मंजिल मिलके रही, उसका यही कारण था। अदरवाइज इंटरव्यू बोर्ड ने लगभग रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने देखा कि कुछ बातें ऐसी थी जो इंटरव्यू बोर्ड गलत बता रहा था। तो मैंने कहा सर दिस इज द रियलिटी, सच ये है, आप देख लीजिए कहीं लाके। तो वो माने नहीं उस समय कि नहीं ऐसे नहीं है यार, सभी लोग नहीं, एक उसमें से एक मेंबर था, एक दूसरा भी उनके साथ दे रहे थे वो ऑनरेबल, और बाकी 2 मेंबर मेरे से सरोकार रख रहे थे कि ही इज राइट, सही कह रहे हैं, लेकिन वो माने नहीं ऐसा नहीं है यार। तो वो भी मैं तथ्य बता देता हूँ आपको, छुपाने की बात नहीं, क्योंकि मेरा इंटरव्यू हुआ, कई जगह छपा भी है इंटरव्यू। मैं एक्साइज में था, उन्होंने कहा कि पुरानी वाइन अच्छी होती है, ये इसका क्या मतलब है? तो मैंने कहा साहब पुरानी वाइन अच्छी नहीं होती, वाइन की एक्सपायरी डेट 1 साल होती है, वाइन अंगूर के फर्मेंटेशन से बनती है, डिस्टिलेशन से नहीं बनती। पुरानी स्पिरिट अच्छी होती है, और वो स्पिरिट होती है, उसको वेट में रखते हैं, सेचुरेटेड होती रहती है, तो फिर वो कहते हैं 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, 110 साल पुरानी। तो प्योर स्पिरिट होती है, 199% ओवर प्रूफ होती है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, और वो डिस्टिलेशन से बनती है स्पिरिट। और वो जितनी पुरानी होती है फिर उसमें मिला के और उसको बनाते हैं, विस्की बनाते हैं, स्कॉच बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, वॉट एवर इट मे बी। लेकिन जो वाइन है, वाइन अंगूर के फर्मेंटेशन से बनती है, बियर भी फर्मेंटेशन से बनती है, जौके से। तो फर्मेंटेशन से बनी हुई ब्रिवरेज जो है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, बियर की 6 महीने होती है, 1 साल होती है, वाइन की भी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल होती है। नहीं यार, हमारे तो बहुत पुरानी 20 साल पुरानी वाइन लाई हुई है, तो लोग कहते हैं बहुत अच्छी है। तो दिस इज रॉन्ग फैक्ट। मैंने बहुत ही स्पष्ट कहा, तो उनको ऐसा लगा कि यार ही सुपरसीडिंग अस, ऐसा कहीं ना कहीं ईगो थोड़ा सा हट हुआ। तो मैं तो बच्चों को कहूंगा कि कभी भी आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपने आप को कभी ऐसे प्रिपेयर नहीं करें, सबमिसिव रहें, क्योंकि वो भाई बाप होते हैं। तो हो सकता है मुझे 10-20 नंबर और मिल जाते तो मेरी टॉप रैंक आती, लेकिन फिर मेरा हुआ सिलेक्शन, मेरे सबसे लीस्ट मार्क्स थे, टॉप 100 लोगों में से सबसे कम इंटरव्यू में मेरे नंबर थे, लेकिन आपके रिटर्न में जाते, लेकिन रिटर्न में अच्छे थे, तो मैं बन पाया। बिल्कुल सर, आपसे बात की, एक विशेष संदेश जो आज के युवाओं के लिए, कि क्या उनको मैसेज देंगे? असफलता जिंदगी का अंत नहीं है, जरूरी नहीं है आप सरकारी नौकरी ही लगे। किस तरीके की तैयारी, प्रिपरेशन, कैसा आपका टाइम मैनेजमेंट हो, कैसा रोड मैप हो, यदि आपको लक्ष्य को हासिल करना है, और हमेशा सीधे देखते हुए हमारे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ललित, मुझे अच्छा लगा, आदित्य यहाँ हैं, अभिजीत हैं, सभी लोग, आपने बड़ा अच्छा मुझे मौका दिया। आपका चैनल बहुत अच्छा है, नाम नगरी बहुत अच्छा है। लास्ट रिमार्क में 2 बातें आपको बताऊंगा। एक तो देखिए क्या होता है कि मैंने पहले भी कहा कि परीक्षा में पास होना, किसी पद को प्राप्त करना, जीवन में यही सब कुछ नहीं होता, यही नहीं, इससे इतर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आपको जीवन में सिद्ध करना होता है। तो कोई कहता है कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार, कोई भी किरदार हो, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। बहुत बढ़िया, ये होता रहना चाहिए जीवन में। और अंतिम बात यह है कि आपको बहुत आगे तक जाना होता है, आप बीच में क्विट नहीं कर सकते लाइफ को, निराश होने की जरूरत नहीं होती। आप पता नहीं आपकी लाइफ किस लिए बनी है, और जो कोई होता है, जो कुछ भी होता है किसी के जीवन में, मेरा ये मानना है हमेशा कि वो अच्छे के लिए होता है। अच्छी के लिए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, जिसका अनुवाद किया था हरिवंश राय बच्चन साहब ने, वो मुझे पंक्तियाँ हमेशा मोटिवेट करती हैं। तो उनकी पोइम है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव सो मेनी प्रोमिसेस टू कीप। जीवन से आपके बहुत सारे प्रोमिस होते हैं, संकल्प होते हैं, और उसका अनुवाद किया बच्चन साहब ने।
woods are lovely dark and deep, but I have so many promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. गहन सघन मन मोहक बनतर मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए थे वादे मैंने मुझको याद वो आते हैं, अभी कहाँ विश्राम, मुझे यह मूक निमंत्रण चलना है, और अभी तो यारो मिलो मुझको मिलो मुझको मिलो मुझको मिलो मुझको चलना है, मिलो मुझको चलना है। तो आपको बहुत जीवन में आगे चलना है। परीक्षा पास होना सब कुछ नहीं है, किसी पद को प्राप्त करना सब कुछ नहीं है। आप अपने सामाजिक सरोकारों को निभाइए, आप अपने जीवन के सरोकारों को निभाइए, अच्छे अच्छे काम करिए, आगे बढ़ते जाइए। उत्तिष्ठत जागृत प्रापरानी बोधत, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू द नगरी बहुत न्यूज, बढ़िया। थैंक यू वेरी तो मच। हमारे साथ थे सीनियर आरएएस जीएल शर्मा। आपने जाना कि जिंदगी में सफलता प्राप्त करना काफी आवश्यक है, लेकिन ये आपकी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। यदि आपने टाइम मैनेजमेंट किया, इसके साथ ही कड़ी से कड़ी मिलाकर चले, तो जंजीर जरूर बनती है और सफलता वही आपको हासिल कराती है। तो ऐसे में जो नगरी मीडिया है वो स्टूडेंट को एक मैसेज देना चाहता है, एक संदेश देना चाहता है कि आप शॉर्टकट से नहीं, अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कीजिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जीएल शर्मा जी हैं, क्योंकि घर परिवार बीवी बच्चे नौकरी के बावजूद भी इन्होंने कभी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और अंत में 42 साल की उम्र में अपना लक्ष्य हासिल करते हुए अपने सपने को पूरा किया। तो सपने देखिए, सपने देखने जो देखे हैं आपने उनको पूरा करने की क्षमता रखिए, लेकिन अपनी मेहनत से। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगली कड़ी में मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए सक्सेस टिप्स के साथ और एक नए संदेश के साथ। नमस्कार।